तो बेटा ये हमने नाइट्रेशन स्टार्ट कराया था, इसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो फिनॉल है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसलिए अगर और फिनॉल जो है वो काफी एक्टिवेटिंग होता है, ये एक्टिवेट कर देता है रिंग को, तो इसलिए डाइल्यूट HNO3 से भी नाइट्रेशन जो है वो पॉसिबल होती है। लेकिन अगर बेटा अगर बात करें ये ऑर्थो और फिनॉल की, तो क्या होता है, ये जो हमारा ऑर्थो और फिनॉल होता है इसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, जो ऑर्थो आइसोमर होता है, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, इट इज स्टीम वोलेटाइल बिकॉज इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि पैरा नाइट्रो में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अगर पेपर में आता है तो ये स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग मतलब सीबीएसई के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आप अगर प्रॉपर लिख देते हैं भाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर है इसलिए जो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल। एक तो बेटा इसमें ये क्वेश्चन आता है, फिर इससे आगे चलते हैं। बाकी ये कह रहे हैं अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, और ये कंसंट्रेटेड के साथ ना अगर आप दूसरी बुक्स में देखें, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कंसंट्रेटेड H2SO4 भी होता है, पर आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना भी लिख देंगे तब भी चलेगा। तो कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर आप यूज करेंगे तो आपको ट्राई नाइट्रो मिलेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और बेटा इसका नाम सुन लीजिएगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये समझ में आया कि पिक्रिक एसिड किसे बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटेड, तो वो ये हम यूज करते हैं। ठीक है, बट क्या होता है बेटा, ये जो रिएक्शन होता है, मान लो आप लैब में पिक्रिक एसिड बनाना चाहते हो, तो ये कह रहे हैं कि अगर आप ये वाला रिएक्शन यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO HNO3 नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, 2, 4 और ये 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड बनेगा। लेकिन बेटा क्या होता है, ये जो यील्ड होती है ना, मतलब ये जो ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, ये क्या होता है, ये बहुत कम अमाउंट में बनता है। भाई इकोनॉमिकल नहीं होगा, हमारे लिए फायदे का सौदा नहीं है इसे बनाना इस मेथड से, क्योंकि यील्ड पुअर है। पुअर क्यों होती है, क्योंकि ये कह रहे हैं जो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो इसके साथ साथ कुछ ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट भी बन जाते हैं फिनॉल के। तो वो इतनी वो हमने ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट कौन से बनने हैं वहां नहीं जाना है, पर ये है कि इस मेथड से यील्ड पुअर होती है। इसलिए आजकल पिक्रिक एसिड बनाने का जो तरीका है, जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, वो मैं बता रही हूँ। तो वो कह रहे हैं इससे यील्ड 90% रहती है। मतलब कभी भी वैसे भी ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन की यील्ड 100% नहीं होती है, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जिनके बारे में चाहे हम बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो साइड में बनते हैं। जैसे ऑर्थो और पैरा आइसोमर बन रहा है तो मेटा भी बन रहा होगा, पर कम अमाउंट में बन रहा होगा कि सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम मेनली ऑर्थो और पैरा की ही बात करेंगे ना। तो ये जो ये कह रहे हैं आप कैसे बना सकते हो, तो बेटा सबसे पहले ये कह रहे हैं कि आप सल्फोनेशन करो। तो देखा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, उन्होंने कहा है कि अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फोनेशन करोगे तो ये हमारा जो है ये सल्फोनिक एसिड बनेगा, ये जो आपका ये एसिड बनेगा। अब किसी किसी बुक में ऑर्थो भी बोला है, ऑर्थो बनता है प्लस पैरा बनता है, उसके बाद उसमें आप कंसंट्रेटेड HNO3 दिखाइए, पर मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही किया है। तो एनसीईआरटी में ये वाला आइसोमर बनता है, डाई सल्फोनिक एसिड बनता है, ये डाई सल्फोनिक जो है फिनॉल बन रहा है। तो ये इसमें जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तब आपका क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है, और इस रिएक्शन की यील्ड जो है 90% होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है कि 90% वो ऊपर वाले से क्यों नहीं बनाते हैं। उसमें बस ये लिखा हुआ है कि एक मेथड है कि आप कंसंट्रेटेड HNO3 डालें और आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा है नाउ डेज पिक्रिक एसिड इस तरह से बनाया जाता है। रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, पर उसमें नीचे बोला हुआ है कि आप रिएक्शन लिखिए। बताया है कि पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनता है, उसके बाद उसका रिएक्शन करते हैं, उन्होंने लैंग्वेज में बोला है। तो असल में ये हम मेथड क्यों यूज कर रहे हैं आजकल, बिकॉज इसकी जो यील्ड है वो 90% है। ठीक है, ये समझ में आता है आपको? यस मैम। अब बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा,
आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो फिनॉल है, पर जो कॉमन नेम है उसमें एसिड बोल रही हूं मैं इसको। किसी बच्चे के दिमाग में आया अभी ये क्वेश्चन बीच में आ गया हो? यस मैम आया था। तो भाई इसे पिक्रिक, इसमें तो कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, फिर इसे पिक्रिक एसिड क्यों बोलते हैं? तो बेटा क्या होता है, ये जो पिक्रिक एसिड होता है इट इज हाईली एसिडिक। अब यही क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये हाईली एसिडिक क्यों होता है। मैं पहले आपको बता देती हूँ हाईली एसिडिक कैसे आप पता लगा लिया। भाई ये हाईली एसिडिक क्यों है? क्योंकि एक ऐसा रिएक्शन होता है जो फिनॉल नहीं देते हैं, जो कौन देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। मतलब ये जो मैं अभी रिएक्शन बताऊंगी ये कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं सिर्फ, फिनॉल नहीं देते हैं। लेकिन पिक्रिक एसिड फिनॉल होते हुए भी ये टेस्ट दे देता है। मतलब बाकी फिनॉल नहीं देंगे, पर ये वाला फिनॉल जो पिक्रिक एसिड है ये वो टेस्ट देगा। इसका मतलब ये टेस्ट जो मैं बताने वाली हूँ ये डिस्टिंग्विश टेस्ट में आप यूज कर सकते हैं फिनॉल की और पिक्रिक एसिड की, क्योंकि बाकी फिनॉल ये टेस्ट नहीं देते हैं। ये टेस्ट कौन देगा? सिर्फ पिक्रिक एसिड देगा। वो क्या टेस्ट है? वो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनमें अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालें तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है, जैसे झाग सी निकलती है ना, जैसे आपने सोडा में देखा हो नमक डाल दो बबल्स निकलते हैं, तो इसमें भी ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है। और ये किस चीज की आती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, क्योंकि ये बेस होता है। तो अब मेन बात है कि ये क्या करता है, इट गिव ब्रिस्क एफर्वेसेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि टेस्ट जो है जो फिनॉल नहीं देते हैं नॉर्मली। बाकी मेन बात आता है, अभी क्वेश्चन आ रहा है कि ये एसिडिक क्यों है? क्यों एसिडिक है? सोच के बताओ क्यों एसिडिक है, इसमें क्या फर्क है? देखिए आपने इसी तरह से सोचना है, मान लो कई बार हमसे नहीं आते, इसमें और फिनॉल में क्या फर्क है? वैसे देखिए स्ट्रक्चर में इसमें 3 NO2 ग्रुप हैं और तीनों NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के हैं। तो बेटा क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? जो फिनॉक्साइड बनेगा हमारा यहाँ पे, इसको क्या बनाएगा ये? इट विल मेक इट मोर स्टेबल बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज। तो इस वजह से ये क्या होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा है मैंने, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 NO2 ग्रुप, बहुत ब्रैकेट में लिख दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, phenoxide ion formed will be more stable because of dispersion of positive negative charge। ये समझ में आ गया सबको कि भाई इसे हम यस मैम। एसिडिक क्यों बोल रहे हैं? तो यही छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसके लिए मैं मैम बोल। हाँ बोलो। मैं इसको दोबारा एक बार रिपीट कर दो, कट गया था बीच में भी। तो मैंने ये बोला है पिक्रिक एसिड यस। एसिडिक क्यों होता है? वो एसिडिक इसलिए होता है बिकॉज इसमें 3 NO2 ग्रुप होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। इस वजह से बेटा ये जो है ये एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर आप खुद सोचिए फिनॉक्साइड आयन पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं ऑर्थो और पैरा पे, तो ये क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे और क्या बनाएंगे, फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल बनाएंगे। तो एसिडिटी क्या होगी, आपको मैंने बताया था जितना फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होगा उतना फिनॉल क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपने सोचना है। इसी वजह से ये एक ऐसा टेस्ट जो कि फिनॉल नहीं देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, वो ये दे देता है। कौन क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है और ये जो झाग सी निकलती है, ये जो गैस इवॉल्व होती है, ये मैं लेमन टर्म्स में बोला कि ये झाग सी निकलती है, बिकॉज नॉर्मली बच्चे बोलते हैं ये क्या है, ब्रिस्क एफर्वेसेंस। बाद में तो आपकी लैंग्वेज में यूज हो जाएगा। ठीक है, जब एक बारी वो कार्बन डाइऑक्साइड की निकलती है। तो ये रीजन था कि इसमें एसिडिक ग्रुप होते हुए भी इसे पिक्रिक एसिड बोला जाता है। ठीक है, ठीक है मैम। अब बेटा डिस्टिंग्विश टेस्ट, अगर मान लो मैंने आपको बोला कोई फिनॉल दिया हो, कोई भी फिनॉल, चाहे जिसकी ऑर्थो पोजीशन फ्री हो, जो भी है, कोई भी फिनॉल दिया हुआ है या नॉर्मल फिनॉल भी दिया हुआ है,
और आप उसे पिक्रिक एसिड से क्या करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं दो मेथड हो सकते हैं, कोई भी मेथड आपको याद आए पेपर में वो लिख देंगे, ठीक है। जब हम कभी रिवीजन करेंगे तो हम इसको दोबारा से अलग अलग सारी चीजें बता देंगे, ठीक है। अभी तो ये देखिए मेथड 1, पहला मेथड क्या हो सकता है, ब्रोमीन वाटर। ये जो है ये व्हाइट पीपीटी देगा, क्योंकि भाई ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा ना, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, फिनॉल 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, तो व्हाइट पीपीटी देगा। मैंने आपको बोला रिएक्शन में ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखनी है हमने। और जो पिक्रिक एसिड है उसमें अगर आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो कोई पीपीटी नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पोजीशंस क्या है, भरी हुई है NO2 ग्रुप से, कोई पोजीशन फ्री नहीं है। तो व्हाइट पीपीटी तो किसका आता है, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट का आता है, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. ये इसमें मेथड बहुत ही इनसॉल्युबल होता है white PP। आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी। चलिए दूसरा मेथड आपने कौन सा, बोला कि white PP बंदे इनसॉल्युबल होता है। आवाज नहीं आई। मैसेज में पूछ लो, ठीक है। अब आता है मेथड 2। तो ये जो फिनॉल है ये कोई ब्रिस्क एफर्वेसेंस नहीं देता। असल में फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, जो फिनॉल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ब्रिस्क एफर्वेसेंस नहीं देता है, जबकि जो पिक्रिक एसिड है, अभी मैंने बताया, पिक्रिक एसिड हो चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये दोनों ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या देते हैं, ब्रिस्क एफर्वेसेंस देते हैं। तो ज्यादातर लोग ना ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट लिख देते हैं, वो ठीक है। इसके अलावा कपलिंग रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो फिनॉल है, ये वाला फिनॉल जिसकी पोजीशन क्या है, पैरा वाली फ्री है, तो वो क्या करेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ ऑरेंज पीपीटी देगा। लेकिन जो पिक्रिक एसिड है उसकी पैरा पोजीशन क्या है, उसकी पैरा पोजीशन तो फ्री नहीं है। जब इसकी पैरा पोजीशन जो है वो फ्री नहीं है तो ये कोई भी डाई नहीं बनाएगा। तो ये आप देख लीजिए एक बार इसको, 3 मेथड हो सकते हैं। नहीं आ रही तुम्हारी मुझे ना, मैं बोला था जो white PP मुझे आवाज नहीं आ रही, मैंने तुम्हें कहा लिख दो चैट में ना, मेरे तक कट रही है आपकी। पिक्रिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए, ये हम आगे पढ़ेंगे। मान लो कोई बच्चा कहता है कि अच्छा मैम मुझे ना एक बेंजोइक एसिड दे रखा है सपोज, और एक पिक्रिक एसिड दिया हुआ है। पिक्रिक एसिड, सॉरी ये पिक्रिक एसिड है, NO2 NO2 NO2, और ये मुझे बेंजोइक एसिड दिया है या कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हो, आप इसमें कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? क्योंकि दोनों जो हैं, जो अभी तक आपने पढ़ाया है, दोनों ही जो हैं वो क्या कहते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दोनों ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ब्रिक एफिलिसेंस देंगे। तो बेटा इस टाइम हम फिनॉल का एक स्पेसिफिक रिएक्शन कर सकते हैं जो सारे फिनॉल देते हैं, सारे, अल्कोहल नहीं देता, ये सिर्फ फिनॉल देते हैं। वो है अगर हम न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करें तो फिनॉल्स जो है उनकी वॉयलेट, ब्लू या ग्रीन कलरेशन आती है। नॉर्मली लोग वॉयलेट ही वर्ड यूज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम एक्सपेरिमेंट करके देख नहीं रहे ना, तो हमें वहां पता लग जाता है। लेकिन ब्लू, ग्रीन या वॉयलेट कलरेशन आती है। वॉयलेट भी ब्लू का ही एक तरह का शेड है, देखा जाए पर्पल टाइप का। तो वॉयलेट, ब्लू या ग्रीन कलरेशन आती है, डिपेंड करता है कौन सा जो है फिनॉल हम यूज कर रहे हैं। भाई क्रिजोल से थोड़ा सा शेड में फर्क आएगा कलर के, पर ऐसे ही शेड रहते हैं, ब्लू, वॉयलेट एंड ग्रीन कलरेशन आती है। तो नॉर्मली हम वॉयलेट कलरेशन बोल देते हैं जब डिस्टिंग्विश टेस्ट करना होता है, ठीक है बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट नहीं देते हैं, ये टेस्ट कौन देते हैं, सिर्फ फिनॉल देते हैं। पारस आपने चैट में नहीं लिखा, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? ठीक है बेटा, ये थी रीजनिंग। अब दोबारा पूछने की कोशिश करो, क्या पता आवाज आ जाए मुझे, क्योंकि नेटवर्क ना पता नहीं कट रहा है आपका। अभी नहीं, आवाज बहुत कट रहा है। हाँ कोई बात नहीं। चलिए बेटा आगे ना रिएक्शंस ही है, रीजनिंग नहीं है इतनी। पहला आता है कॉल्ब्स रिएक्शन। कॉल्ब रिएक्शन में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, या हमने बताया था। तो बेटा क्या होता है, फिनॉल का पहले रिएक्शन किया जाता है NaOH के साथ, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाया जाता है।
और असल में मेनली ये जो स्टेप होता है ना, ये वाला, ये इधर वाला, ये होता है कॉल्ब्स रिएक्शन। बेटा इसको कंफ्यूज मत करिएगा, एक होती है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ये हमने 11th में की थी, लेकिन यहाँ पे अभी इसका मैकेनिज्म नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड में करेंगे, ये अलग होती है, तो भूल मत जाइएगा। कॉल्ब्स रिएक्शन में आप फिनॉल को किस में चेंज कर सकते हैं? सैलिसिलिक एसिड में। तो ये नेम रिएक्शन है, ये आपको याद करना है। बाकी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बेटा रिएक्शन किया जाता है ना, ये कंडीशंस मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, अगर आप देखें तो, पर मैंने आप ऊपर पेज के ऊपर लिखी हुई है। मैंने कहा हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड 4 to 7 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं एंड 400 केल्विन यूज करते हैं, ठीक है। ये पर एनसीईआरटी में कंडीशन मेंशन नहीं है। सिंपल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सोडियम फिनॉक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, क्योंकि बेटा जो है ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड है ना भाई, सॉल्ट है हमारा, ये इसका रिएक्शन किया जाता है, तो यहाँ पे आपका सॉल्ट ही बनेगा ना, तो उसके बाद ये कि एसिडिफिकेशन आपको क्या करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये रिएक्शन आप याद कर लेंगे। तो आपको ध्यान होगा जब मैंने करवाया था सैलिसिलिक एसिड से हम क्या बनाएंगे? एस्पिरिन बनाएंगे। एस्पिरिन मैंने आपको बताया था यहाँ पे कैसे बनता है, इधर आ जाता है, एसिटाइलेशन हो जाती है। तो उसमें मैंने कहा था कि आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे, तो ये वाला स्टेप उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है बेटा। एस्पिरिन बनाएंगे, फिनॉल से पहले सैलिसिलिक एसिड बनेगा, फिर एस्पिरिन बनेगा। अब उसके बाद बेटा एक दिया हुआ है राइमर टाइमन रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन में आता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, पहले तो क्या बनाते हैं वो देख लीजिएगा। फिनॉल से, दिस इज फिनॉल, फिनॉल से हम बनाते हैं, ये ध्यान से देखिए, सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? COOH, और हम अगर यहाँ पे COOH होता है तो नंबरिंग यहां से करते हैं ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अगर आप ये देखें यहाँ पे CHO है, तो CHO जब बेंजीन से लगा होता है ना बेटा, इसे बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। ये हम आगे करेंगे, तो इसलिए अगर अभी थोड़ा थोड़ा जो मैं बता रही हूँ वो समझिए बेटा, इसे बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। तो ये क्या होगा? दिस इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड, और इसका कॉमन नेम होता है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। तो अगर आप फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड बनाना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज राइमर टाइमन रिएक्शन। तो बेटा इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस NaOH का रिएक्शन किया जाता है फिनॉल के साथ। तो बेटा मीडियम क्या यूज कर रहे हैं? बेसिक। तो ये देखिए, क्योंकि भाई ये एसिडिक नेचर का सॉल्ट बनेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? CHCl, डाइक्लोरो बन गया। फिर अगले स्टेप में, तो बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, नेम रिएक्शन। तभी मैंने बोला जो रिएक्शन है ना वो सिंपल है, मैं आपको बता सकती हूँ, आपको उसको अच्छे से याद करना है। फिर बेटा ये कह रहे हैं आप क्या करेंगे, इसका रिएक्शन करेंगे एक्वस NaOH के साथ। जब आप एक्वस NaOH के साथ करेंगे तो बेटा आपको पता है सब्स्टिट्यूशन होती है, Cl की जगह पे क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, ठीक है। एक्वस NaOH के साथ क्या होगा? एक बात ध्यान रखनी है कि एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो स्टेबल नहीं होता, वाटर निकल जाता है। तो ये देखिए यहां से क्या हुआ, ये वाटर निकल गया, H2O निकल गया, तो इधर क्या आ गया बेटा? डबल बॉन्ड आ गया। तो ये वाला जो स्टेप है, ये मैकेनिज्म का स्टेप है, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। उन्होंने क्या किया बेटा, एक्वस के बाद सीधा ये वाला स्टेप लिख दिया कि जब हमने एक्वस NaOH डाला तो मैंने ये बीच का इंटरमीडिएट भी लिखा है, तो क्योंकि भाई OH आता है असल में, फिर क्या होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड OH रह जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है ग्रुप, क्यों? वाटर निकल जाता है। तो एनसीईआरटी में ये वाला जो स्टेप है ना, ये मेंशन नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट यहीं से ये बता दिया, क्योंकि और -H2O भी लिख दिया, क्योंकि मैंने आपको बेटा बताया ये इंटरमीडिएट है, रास्ते में बनता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। एक ही कार्बन पे 2 OH नहीं रह सकते, वाटर निकल जाता है, तो वाटर निकल जाएगा, H निकल गया, तो बेटा क्या होगा, ये जो है यहाँ ये निकल गया, यहाँ क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एक H तो यहाँ पे था ही, पहले लगा हुआ था ये रहा, तो ये एल्डिहाइड बनता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इसलिए कि आसान रहता है, नहीं तो बच्चे सोचते पता नहीं ये कैसे बन गया CHO,
वो ऐसे बना। फिर उसके बाद बेटा हमें तो चाहिए फिनॉल, भाई ये जो चीज बनी है ये तो सॉल्ट बना है, तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, एसिडिफिकेशन कर रहे हैं टू गेट सैलिसिलिक एसिड। ठीक है बेटा, ये नेम रिएक्शन है। अब आपको सोचिए नेम रिएक्शन में कोई ज्यादा वैसी चीज समझाने वाली है नहीं, मैंने इसलिए बोला कि रीजनिंग अच्छे से समझिए, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है बेटा। यस अब मैम। आगे क्या रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर आप फिनॉल से बेंजीन बनाना चाहते हैं, जिंक डस्ट डाल दीजिए। मान लो मुझे ऐसे कंपाउंड दिया हो, मतलब मैंने नाइट्रो ऐसे बनाया, मैं चाहती हूं ये जो कंपाउंड है इसका वैसे नाम क्या होगा, एक मिनट, ये 1 2, क्योंकि NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसका नाम होगा 2 नाइट्रोफिनॉल। मैं कह रही हूं इससे आप बनाओ नाइट्रोफिनॉल बना दो, NO2, OH गायब कर दो। तो अगर आप OH बेंजीन से हटाना चाहते हो तो क्या होगा, जिंक डस्ट डाल दो, OH गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये कन्वर्जन में यूज हो जाता है, इसीलिए आपको बोले साथ साथ में पढ़ लीजिए, फिर दिसंबर में रिवीजन करेंगे, आपके पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आता है बेटा ऑक्सीडेशन, और हमें फायदा भी है कि भाई अगर जूम पे अगर आपकी रिवीजन लेंगे तो आराम से हो जाती है, उसमें मुझे आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप छुट्टियों में भी कोई भी चीज आपको नहीं पता लगी तो आप पूछ सकते हैं आराम से। बेटा आता है ऑक्सीडेशन। अब देखिए क्या है, ये कह रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट की जगह पे मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकती हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां देख लीजिएगा और लिखा है ऊपर, और ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ये प्रोडक्ट बना। भाई ये डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन पे 4 बॉन्ड ही रह सकते हैं ना, तो 4 है, तो यहाँ से फिर वो हट गया, इधर थे ना इस तरह से। कुछ बच्चे ये सोचे कि मैं ऐसे ऐसे बना दूं, तो बेटा ध्यान रखो कार्बन जो है टेट्रावेलेंट है, 4 बॉन्ड बन सकते हैं, आप खुद चेक कर लीजिए डबल बॉन्ड आने के बाद। तो दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन। तो अगर मान लो पेपर में आ जाता है पैरा, यहां से मान लो सपोज कहते हैं इससे क्लोरोबेंजीन से बेंजोक्विनोन बनाओ, तो क्लोरोबेंजीन से पहले क्या बनाएंगे, NaOH फिनॉल बनाएंगे, फिर आप ये बनाएंगे। अब बेटा एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि बेटा जो फिनॉल्स होते हैं ना, आप देखें अगर प्योर फिनॉल आप लाएं बाजार से, मतलब मैं वो वाला नहीं कह रही जो घर पे हम वो फिनाइल लाते हैं, वो 1% सोल्यूशन होता है डिसइंफेक्टेंट का, मैं बात कर रही हूँ लैब में जो प्योर सैंपल पड़ा है। जब नया नया लाते हैं ना जो फिनॉल होते हैं, जो प्योर फिनॉल होता है लगभग कलरलेस होते हैं, नॉर्मली वाला जो फिनॉल होता है ना, जो ये वाला, क्योंकि क्रिजोल भी, बाकी भी जो है उनका थोड़ा बहुत कलर होता है, लेकिन ये है कि ये कलरलेस होते हैं नॉर्मली। लेकिन अगर सैंपल ऐसे ही अब मेरी लैब में देखोगे ना, पड़ा हुआ है बहुत पुराना सैंपल, वो ब्राउन कलर का हो गया है हल्का सा, क्यों, बिकॉज उसमें एरियल ऑक्सीडेशन हो गई है, इट slowly get oxidized to form dark colored mixture containing quinones। ठीक है बेटा, तो फिनॉल जो है हवा में क्या करते हैं, दे गेट स्लोली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म डार्क कलर्ड मिक्सचर कॉल्ड कंटेनिंग क्यूनॉन्स। इस वजह से जो फिनॉल है दे आर यूजली कलरलेस बट बिकम कलर्ड इफ केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम इन एयर। ये समझ में आ गया? ठीक है बेटा। यस अब मैम। आता है, ये मैंने एक अलग से रिएक्शन दे दिया, ये बुक में नहीं दिया हुआ, मुझे दिखा दूसरी बुक में। ये कह रहे हैं अगर आप इसकी रिडक्शन करें, कैटालिटिक रिडक्शन एट 533 केल्विन, तो क्या होता है, ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता है। इसके जो डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब इसमें एडिशन हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, HH आ जाते हैं सब जगह पे। ये मुझे दिखा तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है बेटा। Yes, ma'am. अब आता है डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट का मतलब है अगर आप फिनॉल को किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप, मतलब किसी भी दूसरे अल्कोहल, एसिड, किसी से भी अगर आप जो है डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो अगर आप फिनॉल में न्यूट्रल लिखना जरूरी है बेटा। ये कैसे बनता है मैं बाद में जब हमारे प्रैक्टिकल्स होंगे तो मैं बता दूंगी। जो ये फेरिक क्लोराइड में जब डाला जाता है तो ब्लू, ग्रीन या वॉयलेट कलरेशन आती है। फिनॉल तो वायलेट कलरेशन देते हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होते हैं किसी में ग्रीन का शेड आता है,
तो आप वॉयलेट लिख दें नॉर्मली डिस्टिंग्विश टेस्ट में, अगर कोई भी फिनॉल आता है तो ठीक है, उसको मत लिखो, वॉयलेट लिख दो सिंपल, ठीक है, क्योंकि लैब में जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको मैं अगर मैं कहूंगी भाई इनमें से कोई कलर आ जाए तो मतलब फिनॉल ग्रुप इसमें है, फंक्शनल ग्रुप। और दूसरे फंक्शनल ग्रुप कोई भी वॉयलेट कलरेशन नहीं देंगे, तो मैंने बोला ब्लू ग्रीन वर्ड मत लिखो, अगर वॉयलेट भी लिख देते हो तो भी ठीक होगा। तो ये हम डिस्टिंग्विश टेस्ट जो है यूज कर सकते हैं। बाकी बेटा ये मैंने लिखे हैं कि फिनॉल, और अगर आप अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, बुक में लिखे हैं एक लिटमस टेस्ट यूज कर सकते हैं हम, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, याद रखना है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। ये वॉयलेट कलरेशन देखिए, ब्लू वॉयलेट या ग्रीन कलरेशन देते हैं, लेकिन अल्कोहल नहीं देते हैं। कपलिंग रिएक्शन, फिनॉल वो वाले फिनॉल जिसकी पैरा पोजीशन क्या हो, फ्री हो, वही कपलिंग रिएक्शन देता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो फिनॉल है तीनों पोजीशन फ्री है, तीनों, कई बार गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, तीनों पोजीशन फ्री होनी चाहिए, दोनों ऑर्थो और पैरा। तो फिनॉल जो है ब्रोमीन वाटर के साथ व्हाइट पीपीटी देते हैं, पर अल्कोहल नहीं देते हैं। तो ये मैंने दोबारा एक तरह से जो है बता दिया आपको। तो ये जो था ये हमारा था, ये मैंने आपको बोला है मिथेनॉल और इथेनॉल को आप पढ़ लीजिएगा। डीनेचर्ड अल्कोहल किसे बोलते हैं ये जरूर कर लीजिएगा। बेटा क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पे ना अल्कोहल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेशली पेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि अल्कोहल एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है वाटर के बाद। तो अब ये है कि वहां पे इसका जो है एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है अल्कोहल का, मतलब एक्सप्लॉयटेशन मतलब कोई हद से ज्यादा यूज कर ले वहां के जो वर्कर्स वगैरह हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए, उसका मिसयूज अवॉइड करने के लिए जो अल्कोहल इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है वो होती है डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। क्यों? बिकॉज इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग विद सम कॉपर सल्फेट, ताकि कलर आ जाए, पता लग जाए भाई ये प्योर अल्कोहल नहीं है, ये डीनेचर्ड है, ठीक है। प्योर भी यूज करते हैं, वो अलग जगह पे रखेंगे। और पिरिडिन, ताकि उसमें से स्मेल गंदी आए। इसके अलावा कई बार मिथेनॉल भी मिक्स कर देते हैं, मिथेनॉल, जो कि मैंने आपको बताया था हमारे लिए काफी डेंजरस हो सकती है। तो ये चीज आपने बेटा ध्यान रखनी है कि डीनेचर्ड अल्कोहल इज द अल्कोहल विच इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय मिक्सिंग विद सम कॉपर सल्फेट एंड पिरिडिन, ठीक है। और ये क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज इन इंडस्ट्री, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बारी, वैसे तो ये डिडक्टेड है, बाकी ये हम डिस्कस करेंगे, इसको हम चलो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये जो है थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं, तो ये हम रीजनिंग है ऑलरेडी, इसको हम बाद में करेंगे। तो तब तक आप ऑर्गेनिक में कुछ कटा नहीं है क्या? बेटा नहीं, ऐसा जो चीजें कटी हैं, और वैसे भी मैंने देखा है केमिस्ट्री में जो भी चीजें कटी है पहले भी उसमें से कुछ नहीं आता था, और सब अभी भी बेकार उसमें से कटा कुछ, से। हाँ वो है कि जो चैप्टर पूरा का पूरा कट गया वो अलग बात हो गई, लेकिन अदरवाइज आपने खुद ही देख लिया वो किसी तो एक इजी आधे, हाँ, चैप्टर। जो जो इसमें टॉपिक कटे हैं, अब ये यूजेस हैं, ये यूजेस में से पहले भी कुछ नहीं आता था इतना खास। और ये तो याद रखने ऑर्गेनिक, वाली है एक और दो नंबर इससे, की। हाँ, और इससे, और जो डाइजोनियम सॉल्ट मैंने आपको बताया वो कन्वर्जन में यूज हो रहा है, या उसके रिएक्शन कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं, ठीक है बेटा। बाकी ये है कि नाम है आप जो 30 है, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, मान लो अभी हमारा, जैसे मान लो दिसंबर में आपके एग्जाम